और जरदारी साहब का सदर बनना नंबर उनके पास पूरे थे। इसलिए ये तो एक ज़ाहिर है रस्म अदा की गई है, सदर आसिफ जरदारी ने बनना था। लेकिन जिस तरह से शाह साहब बात कर रहे थे कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है ये देखना कि किन शराइत पर एक फार्मूला जो है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान बना है। जरदारी साहब आईनी ओहदों के ख्वाहिशमंद थे। आपको याद होगा कि जब 16 महीने की हुकूमत बनी थी उस वक्त भी पीपल्स पार्टी ने कहा था कि जी ठीक है हम कैबिनेट में आएंगे लेकिन हमें आईनी ओहदे दिए जाएं। जो आईनी ओहदे मुमकिन थे उस वक्त स्पीकर का ओहदा खास तौर पर वो दे दिया गया था और वजारतें भी ली थी। अब कैबिनेट में नहीं आना चाहते लेकिन गवर्नरशिप मांग रहे थे कि हमें गवर्नर्स दे दें। पंजाब के गवर्नर जो हैं वो पीपल्स पार्टी के हो जाएं, खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर पीपल्स पार्टी के हो जाएं, बलूचिस्तान के पीपल्स पार्टी के हो जाएं और उसके अलावा सदर आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो खुद बन जाएंगे और बन गए हैं। इनफैक्ट ये फार्मूला बनाया गया था। तो अब देखना यह है कि इसका आउटकम क्या निकलता है। महज ये आपस में एक तकसीम ही, पीपल्स पार्टी एक तरह से वो जो उसने ख्वाहिश की थी वो उसको मिल गया, लेकिन क्या अल्टीमेटली ये पूरा जो सिस्टम वजूद में आ रहा है ये आवाम के लिए डिलीवर कर पाता है या नहीं कर पाता, और कितना ये कॉम्बिनेशन कितना मकबूल बन के सामने आता है। यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत जो है वो आवाम की नज़र में कितनी मकबूल होती है। ऐसा ना हो कि जब दोबारा अगली मरतबा इलेक्शन हो रहे हो तो एक मरतबा फिर देखा जा रहा हो कि जी चलें वजारतें तो ले ली थी या सदारत तो ले ली थी, गवर्नरशिप तो ले ली थी, लेकिन उसका कोई नतीजा खुशाइन ज़्यादा नहीं निकल पाया और उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं हो सकी। तो अब मेरा ख्याल है ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा। और दूसरी बात यह है कि एक ऐसे माहौल में जरदारी साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट बने हैं कि जब एक तगड़ी अपोजिशन मौजूद है, अपोजिशन के पास अपने कुछ कानूनी निकात मौजूद हैं जिसको वो सुप्रीम कोर्ट में या मुख्तलिफ आईनी फोरम्स पे चैलेंज करना चाहती है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मौक़िफ़ ये है कि ये जो मखसूस नशस्तों का मामला है ये भी इंसाफ के साथ जो है वो इसको निपटाया नहीं गया है, इसमें इंसाफ नहीं हुआ है। फिर इलेक्शंस की जो सूबाई असम्बलियों में और कौमी असम्बली में हम देख रहे हैं कि जो तकसीम सामने आई है, जो उसके नतीजे में जो रिजल्ट सामने आए हैं फॉर्म 45, 47, उसका अभी तक भी शोर जो है वो मौजूद है। तो इन हालात में जरदारी साहब अगर लीड करने की पोजीशन में, जैसे कि वो समझते हैं कि जरदारी साहब जो हैं वो सब पे भारी होते हैं, या अगर वो किसी ओहदे पर आते हैं तो वो फिर लीड करते हैं, अपने साथ बाकी लोगों को मिलाते हैं। 16 महीने की हुकूमत जब बनी थी पीडीएम की उस वक्त भी हमने देखा था कि जहां जहां डेडलॉक था उस डेडलॉक को खत्म करने में जरदारी साहब ने अपना किरदार अदा किया था। लेकिन उसके नतीजे में जो हुकूमत वजूद में आई थी उसका सियासी तौर पर इन तमाम सियासी जमातों को कोई खास फायदा नहीं हुआ, बल्कि उल्टा नुकसान ही हुआ कि गैर मकबूलियत में इजाफा हुआ, पॉपुलैरिटी का ग्राफ नीचे गया। अब और इलेक्शन जो है वो जीतने के लिए कुछ दूसरे हथियार भी इस्तेमाल करना पड़े हैं इन सियासी जमातों को। तो अब जरदारी साहब का रोल कितना कंस्ट्रक्टिव रहता है इस सेंस में कि सियासी जमातें मकबूल हों, वो जो इस वक्त हुकूमत में हैं, और अपोजिशन का जो दबाव मौजूद है वो उनको जो है वो अपने साथ लेकर चलें, एक मुफाहमाना जो सियासत है उसका वो कोई आगाज कर सकें। एक सियासी जमात जो अपोजिशन में तो बैठी है लेकिन उसने कम से कम चलें ये एक मुस्बत रवैये का मुजाहरा किया है कि उसने पार्लियामेंट में आने का फैसला किया। उसने फैसला किया कि हम पार्लिमानी सियासत करेंगे, हम सड़कों पर जाने की बजाय इस फोरम को भी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अब उस मुस्बत रवैये को आगे से एक मुस्बत रिस्पॉन्स अगर मिलता है मौजूदा हुकूमत की तरफ से, और जरदारी साहब ये बात अपने इत्तेहादियों को कायल करने में कामयाब होते हैं कि हमें कुछ स्पेस अपनी अपोजिशन को भी देनी पड़ेगी, तो फिर मेरा ख्याल है कि चीजें शायद बेहतरी की तरफ जाएं।